Hi students, in this class we will study the narration of interrogative sentences. Okay, अभी हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं. 2 लेक्चर्स इसके हो गए हैं, आई थिंक 2 और 3. और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, डिक्लेरेटिव हमने पढ़ लिया, इम्पेरेटिव हमने पढ़ लिया. ओके, इसमें हम इंटरोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली बात कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ नरेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. इसको मैंने फ्रैगमेंट कर दिया है, सेंटेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने. ठीक है ना. सबसे पहले हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, रूल 1, रूल 2. ओके, उसके बाद हम आए थे इंटरोगेटिव सेंटेंस पे, सॉरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे, जहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बताया था और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद इम्पेरेटिव, उसके बाद कुछ नोट्स, फिर एग्जाम्पल. ठीक है. तो जब भी आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं अभी, तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाली वीडियोस को आप बिल्कुल केयरफुली और अटेंटिवली देखें. ठीक है, क्योंकि ये सारी वीडियोस लिंक्ड हैं एक दूसरे से. जो बेसिक रूल्स यूज होते हैं वो मैंने बहुत पहले बता दिया था. अब सेंटेंस वाइज जो डिफरेंट नोट्स या डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अलग अलग बता रहा हूँ. ठीक है ना. और आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, WH इंटरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव. ठीक है ना. WH इंटरोगेटिव में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स यू योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये WH हो गया. कोई अगर ये पूछता है इज योर नेम राहुल, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन हो गया. ठीक है ना. तो 2 एग्जाम्पल्स हम लोग यहां देखेंगे और उसके बाद हम लोग नोट्स देखेंगे. व्हाट इज योर नेम. John said, "Is it raining?" ये 2 सैंपल क्वेश्चंस हैं. पहले हम लोग नोट्स देख लेते हैं. नोट्स का मतलब जो पॉइंट हमें याद रखना है इंटरोगेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए. ये कहाँ से डिसाइड होता है, यहाँ से डिसाइड होता है. मैंने बहुत पहले बताया था फर्स्ट क्लास में कि वेन एवर एनी क्वेश्चन इज गिवन टू यू, ओके, we have to fragment it into 3 parts. पहला ये रिपोर्टर हो गया, दूसरा ये रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा ये रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच में हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं. पहली चीज़ ये है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव. दूसरा ये कि ये टेंस कौन सा है, व्हाट इज योर नेम, ये प्रेजेंट सिंपल ट्रीट होगा. तो जब ये कंफर्म हो गया कि ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के नोट्स हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर. ओके. पहला नोट ये है, पॉइंट नंबर 1, said is changed into asked or inquired. ओके. दूसरा, रूल 2 is followed. रूल 2 इज फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि टेंस को हम कंसीडर करेंगे. टेंस को कंसीडर करने का मतलब ये हुआ कि अब रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस चेंज होगा, है ना. रूल 2 हम लोग पढ़ चुके हैं. पॉइंट नंबर 3 ये है, जैसे कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ WH से शुरू हो रहा है. मैंने पहले बताया था कि 2 टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. पहला स्टार्टिंग में WH, दूसरा स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब. अगर ये WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, और एक्सेप्शन ये है हाउ. हाउ WH से शुरू नहीं होता, H से शुरू होता है, लेकिन उसको भी WH क्वेश्चन ट्रीट करते हैं. तो ये सारे वर्ड्स ना रिटेन होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी इनको हम एज इट इज लिखते हैं. तो हम यहां लिख सकते हैं WH वर्ड्स आर रिटेन्ड. रिटेन का मतलब वो एज इट इज लिखे जाएंगे. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, इफ और वेदर.
if or whether is used as a conjunction if question starts with helping verb. इस पॉइंट को समझ ले अच्छे से. इफ और वेदर इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब. अब ये क्वेश्चन है, ये किससे शुरू हो रहा है? इज, यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है ना? जैसे इज इट रेनिंग, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ओके, डिड यू पोस्ट द लेटर्स. ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है. तो जब भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो आपको ये याद रखना है कि इफ या वेदर ऐसे कंजंक्शन यूज होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. और ये बात समझ में. और जो लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है डिक्लेरेटिव सेंस is changed into ये इंटेरोगेटिव होगा. इंटेरोगेटिव सेंस is changed into डिक्लेरेटिव सेंस. अब इस पॉइंट को समझने की जरूरत है. इंटेरोगेटिव सेंस और डिक्लेरेटिव सेंस क्या होता है? हम लोगों ने टेंस में जितने भी जनरल फॉर्मूला पढ़े थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक डिक्लेरेटिव सेंस है. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये सेंस डिक्लेरेशन का है, अफर्मेशन का है. लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे इंटेरोगेटिव में तो हो जाएगा एम आई टीचिंग इंग्लिश एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क. तो ये सेंस यानी रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, एम आई टीचिंग इंग्लिश, तो रिफ्लेक्शन क्वेश्चन का आ रहा है, सेंस क्वेश्चन का है, इंटरोगेशन का है. तो ये सेंस इंटरोगेटिव हो गया. अब यहां दोनों क्वेश्चन में सेंस इंटरोगेटिव है. ठीक है? और मैंने पहले बताया था कि जब भी डिक्लेरेटिव सेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होगा, और जब भी सेंस इंटरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, चाहे वो क्वेश्चन WH हो या हेल्पिंग वर्ब हो. अब इन दोनों क्वेश्चंस में देखिए, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से पहले है. इज इट रेनिंग, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से पहले है. हैव यू डन योर होमवर्क, यहां पे ये हैव यू से पहले है. ओके, तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. ठीक है ना? WH यूज हो या ना हो, जैसे यहां पे WH वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. ये पॉइंट हमें याद रखना है. लेकिन जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें पता है, एक गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है कि irrespective of any kind of sentence as reported speech, while narrating it we change it into declarative sentence. कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई सा भी सेंटेंस हो, सेंटेंस का टाइप कुछ भी हो, लेकिन जब इसको हम नरेट करेंगे, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे, तो ये सेंटेंस हमेशा डिक्लेरेटिव में होना चाहिए. ये गोल्डन रूल है. और डिक्लेरेटिव में होने के लिए ये पैटर्न फॉलो होना जरूरी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये हमेशा याद रखना है. इसी पैटर्न में हमें सारे सेंटेंस को चेंज करना है. दैट्स वाई ये पॉइंट नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरोगेटिव सेंस इज चेंज इनटू डिक्लेरेटिव सेंस. बल्कि ये पॉइंट सारे सेंटेंसेस में यूज होगा. अगर
इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव तो खैर चेंज होगा ही, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है, सारे सेंटेंस डिक्लेरेटिव में चेंज होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो इस नोट्स को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले देखते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। रोहन सेड व्हाट इज योर नेम। और एक चीज और है यहाँ पे, एक एम्बिग्विटी ये है कि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि रोहन ने किससे कहा व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे योर कौन है? अगर यहाँ पे ये होता रोहन सेड टू अली या रोहन सेड टू अहमद व्हाट इज योर नेम, तो ये योर अहमद या अली के लिए होता। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे ये बात कही गई थी, तो ये एज्यूम करना है कि ये बात आपसे कही गई है। आ रही बात समझ में? ये बात आपसे कही गई है। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां एक हिडन वर्ड है रोहन सेड टू मी, क्योंकि फिर इस प्रोनाउन का यूज, इस प्रोनाउन को जब चेंज करेंगे तो उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे जो हिडन है। क्लियर है ये पॉइंट? लेकिन इसको मेंशन नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ नहीं है। बस ये एजम्पशन है कि यहां पर उस आदमी का मेंशन नहीं किया गया है, उस आदमी को जिससे ये बात कही गई है। जब उस आदमी को मेंशन नहीं किया गया है तो ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि ये सवाल मुझसे पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव, टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल। तो अब हमारे जहन में किस सेंटेंस के पॉइंट्स आने चाहिए? इंटरोगेटिव के। तो इंटरोगेटिव में पहला पॉइंट क्या है? सेड इज चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा रोहन आस्क्ड। दूसरा पॉइंट याद करिए, WH वर्ड्स आर रिटेन्ड। रोहन आस्क्ड व्हाट। अब ये रिटेन हो गया, ये ऐसे कंजंक्शन यूज हो रहा है, यहां पे कोई वर्ड इससे पीछे यूज नहीं होगा। रोहन आस्क्ड व्हाट नाउ। अब याद करिए ये पैटर्न, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 5, इंटरोगेटिव मूड इज चेंज इनटू डिक्लेरेटिव मूड। कैसे मूड चेंज करेंगे? रूल 2 अप्लाई करेंगे पहले। यहां पर रूल 2 भी अप्लाई करना है। जब रूल 2 अप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। किसमें चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। तो यहां पे सिंपली जो इज यहां यूज हुआ है वॉज यूज होगा। ठीक है? तो अब यहां क्या हो जाएगा? रोहन आस्क्ड व्हाट माय नेम वॉज। व्हाट वॉज माई नेम, ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर से, इसलिए ये होगा राइट आंसर, व्हाट माई नेम वॉज। क्लियर? अब आते हैं इस पे। जॉन सेड इज इट रेनिंग। जॉन आस्क्ड। अब यहां पे कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है जिसको हमें चेंज करना हो। ओके, जॉन आस्क्ड। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ऐसे कंजंक्शन हम इफ या वेदर यूज करते हैं। जॉन आस्क्ड इफ। इज इट रेनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये क्या हो जाएगा? इफ इट वॉज रेनिंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है? तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इंटरोगेटिव के क्वेश्चंस। 4-5 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आएंगे एक्सक्लेमेटरी पे। फर्स्ट क्वेश्चन,
The first question, Ali said to me, did you buy a pen? Second question, Johnson said, why are you making a noise? Third question, Julie said to her mom, have you cooked food? Fourth question, Mohan said to me, when will you visit Agra? Only 4 questions we have. Now change them into indirect speech. Very simple. जब हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो हमें ये पता करना ज़रूरी हो जाता है कि ये WH इंटरोगेटिव है या हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव है, क्योंकि दोनों के चेंज करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ इफ और वेदर ऐसे कंजंक्शन यूज होगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, रूल 2 फॉलो होगा। और ये पैटर्न जो यहाँ लिखा हुआ है, डिड यू बाय अ पेन, इस पैटर्न को हमें चेंज करना है डिक्लेरेटिव में। वेरी सिंपल, पे अटेंशन। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला नोट तो ये है कि सेड इज चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। अली ask me if। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पैटर्न को समझना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है तो ये इंटरोगेटिव है। डिड यहां पे इंटरोगेटिव है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये पैटर्न कहां यूज होता है? पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव में। पास्ट सिंपल के इंटरोगेटिव में हम हमेशा डिड का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 2, टेंस इज कंसीडर्ड। सो व्हेन टेंस इज कंसीडर्ड तो हमें पता करना होगा कि ये किस टेंस में है। ओरिजिनली पास्ट सिंपल में है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल 2 पास्ट सिंपल इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव से चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट डिक्लेरेटिव में। पास्ट परफेक्ट डिक्लेरेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, सिर्फ हमें ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब पे और ऑब्जेक्ट वर्ब पे। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर वर्ब। इन्हीं दो वर्ड्स का खेल है पूरा टेंस। अब आगे देखते हैं इसको कैसे चेंज करना है। अली आस्क्ड मी इफ, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू। ये यू किसके लिए है? मी। मी यानी हमारे लिए, मेरे लिए, जो इसको सॉल्व कर रहा है। अली आस्क्ड मी इफ आई हैड बॉट अ पेन। फुल स्टॉप। देखा ये इंटरोगेटिव से कैसे चेंज हो गया डिक्लेरेटिव में। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा जो टेक्निकलिटीज हैं उसको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जॉनसन सेड व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। जॉनसन आस्क्ड व्हाई आई वॉज मेकिंग अ नॉइस। Why I was making a noise. Full stop. ओके, ये WH रिटर्न होगा, रिटेन होगा, सॉरी, ये यहां रिटेन कर लिया हमने, यानी एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, why are you making a noise,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ सब्जेक्ट was, V4, object, simple. Now Julie said to her mom, have you cooked food? Julie asked her mom if, ये देखो have you cooked food, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट डिक्लेरेटिव में। तो ये हो जाएगा जूली आस्क्ड हर मॉम इफ शी हैड कुक्ड फूड, फुल स्टॉप। नाउ मोहन सेड टू मी, when will you visit Agra? Mohan asked me when, यहां तक तो क्लियर है यहां तक तो क्लियर है। मोहन asked me when, अब when के बाद will you visit Agra, फ्यूचर सिंपल इंटरोगेटिव। हमें पता है जब हम लोग रूल 2 पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने प्रेजेंट को कैसे पास्ट में चेंज करना है और पास्ट कैसे चेंज होता है वो सब ने पढ़ा था। फ्यूचर के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। और मैंने पहले भी बताया है मैंने कि जब भी विल और शैल ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हो फ्यूचर में, फ्यूचर के चारों टाइप्स में ये यूज होते हैं, तो ये चेंज हो जाता है वुड में, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अब यहां पे देखते हैं मोहन आस्क्ड मी व्हेन, व्हेन के बाद अब क्या आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। ये यू किसके लिए है, मी, यानी आपसे पूछा गया है। मोहन आस्क्ड मी व्हेन आई वुड, बस ये चेंज करना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल के बदले में वुड आ जाएगा। व्हेन आई वुड विजिट आगरा। क्लियर, ये हो गया इंटरोगेटिव का नरेशन। अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले आई हैव 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फर्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स हैड सजेस्टेड दैट आई शुड गिव इंस्ट्रक्शंस इन हिंदी। बेटा मैं ये कर रहा हूं, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी आर स्टडिंग इंग्लिश। दिस इज अ लैंग्वेज, okay, and language comes through learning. So my motto, my intention is to teach you through different ways. Okay, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लोग सुने, जो लिख रहा हूं उसको भी आप लोग देखें। Okay, so this way you develop a habit of speaking also. याद रखिए, जब आप सुनते हैं तभी आप बोलना सीखते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तभी आप लिखना सीखते हैं। ठीक है ना, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बी पैनिक्ड। ओके, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम मटेरियल कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर। ठीक है ना, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोग को रिसर्च नहीं करा रहा हूँ बेटा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना, अब चाय है तो चाय गर्म ही पी जाती है, ठंडी करके नहीं पी जाती है ना। कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी जाती है, उसको कोई गर्म करके नहीं पीता है। तो हर चीज़, हर लैंग्वेज का अपना एक अलग फ्लेवर है, एक अलग टेस्ट है। ये बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो इट्स वेरी गुड। बट एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फिलहाल उतना ही पढ़ना है जितने में आप टेस्ट क्वालिफाई कर लें। रिसर्च करने के लिए पूरी लाइफ बाकी है, आप रिसर्च करते रहिए, ग्रामर की बहुत सारी बुक्स पढ़िए, लैंग्वेज इंप्रूव करिए, स्पीकिंग स्किल सीखिए, सॉफ्ट स्किल सीखिए। यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन यू गेट एडमिशन इन AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया और एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है ना, तो फिलहाल
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उस पर बेस्ड हमें प्रैक्टिस करना है और हमें लर्न करना है चीज़ों को। सारे स्टूडेंट्स का लेवल एक जैसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दीजिए। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे 25-50 क्वेश्चंस यहाँ कराऊँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। टाइम की बहुत किल्लत है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि मैनी स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि सर एग्ज़ाम कब होगा, टेस्ट कब होगा, आई मीन, है ना। तो यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया है, डेट फाइनल नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ओपन, टेस्ट तो ज़रूर होंगे क्योंकि बगैर टेस्ट लिए एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो अक्लमंदी ये है, विजडम ये है कि इस टाइम को आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। जितनी देर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, सेशन डिले हो रहा है, तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल डिलीजेंटली पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूव किया उन लोगों ने। 0 लेवल से उठ के यहाँ तक आए। बहुत मेहनत उन लोगों ने, बहुत मेहनत किया। आई रियली अप्रिशिएट देम। आप लोग भी मेहनत करिए, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। लॉस सबका हो रहा है, इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, वी आर गोइंग टू फेस शटडाउन और वी आर गोइंग टू फेस इकोनॉमिक क्रंच। तो ये श्योर है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो काम आप इस मोमेंट में कर सकते हैं वो काम आप करिए, और वो यही काम है कि आपको तैयारी करनी है। कभी भी कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है कि कट ऑफ कितनी जाती है। बिल्कुल जो मैक्सिमम मार्क्स है, जैसे 100 है तो ट्राई टू स्कोर 90-95, दैट्स द मोटिव एंड दैट शुड बी द मोटिव। 60 सर कट ऑफ कितनी आती है, 55-60, नो, नॉट लुक फॉर कट ऑफ, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ताकि सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो। वेटिंग में नहीं आना है, सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। ओके, सो आई अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स, ऑल योर पॉजिटिव फीडबैक। ओके, आई एम हियर विद यू व्हेनेवर यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, ठीक है। ये हो गया नरेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, now come to exclamatory sentences. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस which give sense of exclamation, happiness, sorrow, grief, excitement, amazement, surprise, etc. यानी ऐसे सेंटेंस जो हमें खुशी, गम, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, इन सब सेंस का एक्सप्रेशन जो देता हो या मीनिंग देता हो, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये बाकी सेंटेंसेस से कैसे डिफरेंट हैं, इसमें एक फीलिंग होती है, एक एक्सप्रेशन होता है, एक इमोशन होता है। जैसे वाओ, व्हाट ए नाइस फ्लावर। अब ये क्या है? आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप सरप्राइज्ड हैं बिल्कुल। ओके, जैसे कहते हैं ना, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ये क्या है? हैप्पीनेस है और एक्साइटमेंट है ना। मैच खेलते वक्त जब आप क्रिकेट खेलते थे बचपन में, हिप हिप हुर्रे कहते थे ना, हुर्रे हम लोग जीत गए। ये क्या है? एक्सप्रेशन। अब दूसरा एक्सप्रेशन जैसे अलास, आई लॉस्ट माई फ्रेंड, ये दुख है, ठीक है ना।
अब जैसे कोई ये कहे हाउ ब्यूटीफुल द पॉन्ड इज और हाउ ब्यूटीफुल द रिवर इज। अब ये जो वर्ड हाउ यूज हुआ है तो ये क्वेश्चन के सेंस में यूज नहीं हुआ है, ये अमेज या सरप्राइज के सेंस में यूज हुआ है। आप किसी की खूबसूरती ब्यूटी को देख के मंत्रमुग्ध हो गए, ओके, या आप बिल्कुल लॉस्ट हो गए, आप बहुत मतलब इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को या फीलिंग्स को या सेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब यहां सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूं, 2 एग्जांपल के बाद नोट्स, उसके बाद क्वेश्चंस। ये सॉल्व नहीं करना है, ये समझने के लिए कि इस टाइप के सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी में। The player said, "Hooray, we have won the match." First, second, the old lady said, "Alas, I lost my son." Now, look at these sentences. The first sentence, the player said, "Hooray, we have won the match." The old lady said, "Alas, I lost my son." अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क का होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस के लास्ट में ही यूज हो, सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकता है, जैसे यहां पे यूज हुआ, यहां पे यूज हुआ। दूसरी बात, अब सवाल ये है कि ये जो वर्ड्स हैं हुर्रे या अलास, इनको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनको हम चेंज नहीं करते। इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि ये बताते हैं कि इस सेंटेंस का एक्सप्रेशन क्या है, और फिर उसी एक्सप्रेशन की वजह से हम एक प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे हुर्रे किसका एक्सप्रेशन है? हैप्पीनेस का और एक्साइटमेंट का। तो जब ये पता चल जाता है कि ये एक्सप्रेशन हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट का है, तो फिर उसी हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। अलास, ये एक्सप्रेशन है ग्रीफ का, गम का, सौरो का, दुख का, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम एक सुटेबल वर्ड यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, ये एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं जो किसी सेंस को या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ये। तीसरी बात यह है कि इन वर्ड्स को हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं यूज करते। आ रही बात समझ में? नाउ अब हम बात करेंगे नोट्स की। नोट्स का मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें यूज करने हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। पहला पॉइंट, said is changed into, पहला exclaimed with joy, दूसरा exclaimed with sorrow, तीसरा exclaimed, सिर्फ exclaimed, चौथा applauded। ओके, सेड। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है।
हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड और अपलॉडेड। बहुत ध्यान से देखना इसको, प्लीज पे अटेंशन। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और किसी टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने इतने ऑप्शन नहीं देखे थे, ठीक है ना। इंपेरेटिव में हमने देखा था रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, वांट एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो यहां पर सेड के बदले में इन चारों में से कोई एक यूज होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मर्जी है कोई भी यूज कर ले, नहीं, हमें देखना है एक्सप्रेशन कौन सा है। यहां पे हुर्रे, एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है तो ये यूज होगा एक्सक्लेम विद जॉय। यहां पे देखेंगे सॉरो है, ग्रीफ है यानी दुख है, तो इसके लिए एक्सक्लेम विद सॉरो। न्यूट्रल फीलिंग्स के लिए, सरप्राइज के लिए या वॉन्डर के लिए हम एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। और हौसला अफजाई के लिए फॉर एग्जाम्पल वेल डन, यू हैव डन अ नाइस जॉब, ये क्या है? एक हौसला अफजाई है, मतलब अप्रिशिएट करना, अप्रेज करना, प्रेज करना। इस सेंस के लिए हम यूज करते हैं अपलॉडेड। क्लियर? ये पहला पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट ये है रूल 2 इज फॉलोड। रूल 2 इज फॉलोड का मतलब टेंस को हमें कंसीडर करना है। टेंस इज कंसीडर्ड। अब यहां देखिए, थर्ड पॉइंट ये है that is used as a conjunction. That is used as a conjunction. क्लियर? 3 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। और चौथा पॉइंट एज यूजुअल, एक्सक्लेमेटरी मूड इज चेंज्ड इनटू डिक्लेरेटिव मूड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। जब हम इसको नरेट करेंगे, जब चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो डिक्लेरेटिव में होना चाहिए। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व देम। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब यहां देखते हैं, अब हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए इन चारों में से हमें कौन सा यूज करना है। चारों में से हमें यूज करना है एक्सक्लेम विद जॉय, क्योंकि यहां पे हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का सिंबॉलिक वर्ड है, ठीक है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय that is used as a conjunction. Third point, that now rule 2 is followed, यानी हम टेंस को कंसीडर करेंगे। तो अब यहां से यहां तक का जो वर्ड है उसको हमें देखना है कि कौन से सेंटेंस में है। ये डिक्लेरेटिव में है, वी हैव वॉन द मैच, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, सेंटेंस डिक्लेरेटिव। देखिए यहां से यहां तक ये डिक्लेरेटिव है, इंटरेस्टिंग बात ये है, लेकिन यहां से यहां तक ये एक्सक्लेमेटरी है। तो पूरा सेंटेंस जो ट्रीट होगा वो एक्सक्लेमेटरी ट्रीट होगा, क्योंकि सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन अब जब बात करें इसको, अगर स्किप करके यहां से बात करें यहां तक, तो ये डिक्लेरेटिव है। ओके, आ रही बात समझ में? तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो टेंस को कंसीडर करेंगे, वी हैव वॉन द मैच, प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। तो ये हो जाएगा दैट। ये वी के बदले में क्या यूज होगा? ये प्रोनाउन एक यूज हुआ है वी, किसके लिए है? द प्लेयर्स, प्लूरल है, तो यहां पे दे,
they had won the match. Simple. आई बात समझ में? Now come to second one. The old lady said, "Alas, I lost my son." ये सिंबॉलिक वर्ड है शोक दिखाने के लिए, गम दिखाने के लिए, दुख दिखाने के लिए, है ना? अब देखिए यहाँ पे इस हुर्रे को हमने कहीं यूज किया? नहीं यूज किया, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसी हुर्रे की वजह से हमने ये वर्ड यूज किया, एक्सक्लेम विद जॉय। तो इसका रोल यही है। नाउ कम टू सेकंड वन। The old lady said, "Alas, I lost my son." The answer is, the old lady exclaimed with sorrow that, ये आई किसके लिए, किसका वर्ड है ये? ओल्ड लेडी का। आई लॉस्ट माई सन किस टेंस में है? पास्ट सिंपल में। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट माई सन। किस में चेंज हो जाएगा? माई किसके लिए यूज हुआ है? ओल्ड लेडी के लिए। तो ये चेंज हो जाएगा दैट she had lost her son. Clear? This way it is very simple. मैंने पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आप बिल्कुल फोकस्ड हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, इस टॉपिक को पढ़िए। वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, बार बार देखिए। आई एम प्रेटी श्योर you will develop a very good concept of English grammar. Okay? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ BLLB, BA, BCom के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैंने मिक्सअप किया हुआ है MBA के लिए भी, BEd के लिए भी, ठीक है ना? और यही सारे कॉन्सेप्ट बैंक, PO, SSC के लिए भी यूजफुल है, ठीक है ना? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं यहां पर, बल्कि 2 नहीं 3 एग्जाम्पल देखेंगे। What a fool you are. दूसरा, नेहा said, how beautiful the baby is. Third question. Now, look at them. Julie said, "What a fool you are." Second question, Neha said, "How beautiful the baby is." Third one, the brigadier said to the soldiers, "Well done, you fought bravely." अब ये तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं कराता, अलग अलग टाइप का कराता हूँ ताकि क्वेश्चन में वैरायटी हो
और जितनी पॉसिबिलिटीज हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं यहां डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। लुक हियर, जूली सेड व्हाट अ फूल यू आर। अब देखते हैं यहां पर व्हाट का यूज हम कहां करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन के लिए। बट यहां जो व्हाट का यूज है वो क्वेश्चन के फॉर्म के लिए नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्म के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, एक्सप्रेशन के लिए है। Here the word what doesn't mean कि ये पूछा गया है कि what a fool you are, ओके तुम कितने बड़े फूल हो, बेवकूफ हो, ये कोई पूछता है नहीं पूछता है। कितने बड़े फूल हो, छोटे बड़े हो, छोटे हो बड़े हो, मंझले हो, कितने बड़े फूल हो, ये कोई पूछता है नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे what का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुआ है और इसका सेंस क्वेश्चन नहीं है। वैसे ही यहां पर हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज, ये एक वंडर है, सरप्राइज है, वाओ हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज, हाउ मैग्नेटिक पर्सनालिटी यू हैव। तो ये क्या है, एक तरीके से उस चीज से आप मेस्मराइज्ड हो गए, आप बिल्कुल अट्रैक्टेड हो गए, वो चीज आपको भा गई, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कितनी खूबसूरत है, 100 ग्राम खूबसूरत है, 50 ग्राम खूबसूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब हमेशा क्वेश्चन नहीं होता है, सरप्राइज भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। गुस्से में लोग कहते हैं ना कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी पूछ रहा है कि बताओ कितने बड़े हो, छोटे हो बड़े हो, ऐसा नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है गुस्से का, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहां पर ऐसे वर्ड्स को हम कैसे चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में। तो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, व्हाट को हम चेंज करते हैं ग्रेट में, हाउ को हम चेंज करते हैं वेरी में, बस ये याद रखना है। और एज यूजुअल जो मूड है, जो सेंस है क्वेश्चन का, वो एक्सक्लेमेटरी से डिक्लेरेटिव में चेंज होगा। और हमें पता है डिक्लेरेटिव का फॉर्मेट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखना है, ये गोल्डन रूल है। जूली, अब इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, इन दोनों टाइप के एक्सप्रेशन के लिए हम सिर्फ एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे, न्यूट्रल फीलिंग। एक्सक्लेम विद जॉय वही यूज होगा जहां पर विजिबल है एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट का और हैप्पीनेस का। एक्सक्लेम विद सॉरो वही यूज होगा जहां पे एक्सप्रेशन विजिबल हो दुख का। लेकिन न्यूट्रल फीलिंग के लिए, सरप्राइज के लिए और गुस्से के लिए, हल्के गुस्से के लिए, जैसे व्हाट अ फूल यू आर, इनके लिए हम सिंपली वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड। जूली exclaimed that what a fool you are। अब देखते हैं यहां पर टेक्निकलिटी, पहले आप लोग ट्राई करें कैसे सॉल्व होगा, वीडियो पॉज करके देखते हैं यहां पर। जूली exclaimed that, इस वर्ड के लिए तो आपने यूज कर लिया एक्सक्लेम्ड, और इसी वर्ड के लिए एक और वर्ड यूज होगा ग्रेट, ठीक है, ये याद रखिए। अब हमें इस सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करना है डिक्लेरेटिव में। तो डिक्लेरेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होगा, यहां पे एक प्रोनाउन है यू, और ये क्लियर नहीं है कि ये यू किससे कहा गया है, ये किसके लिए यूज हुआ है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एज यूजुअल मैंने पहले बताया कई बार, ये एज्यूम करना है कि मुझसे कहा गया है। हर वो आदमी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है वो ये एज्यूम करे कि ये स्टेटमेंट उससे कही गई थी। तो यू के बदले में क्या आ जाएगा यहां, आई।
दैट आई। अब आई के बाद हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे एक वर्ड है आर, तो आर का सब्स्टिट्यूट पास्ट में क्या होगा? बिकॉज रूल 2 इज फॉलोड। आई वॉज अ ग्रेट फूल। फुल स्टॉप, सिंपल। I was a grateful. Julie exclaimed that I was a great fool. फूल हो गया। आ रही बात समझ में? कैसे हमने रीस्ट्रक्चर किया? सेंटेंस किसी भी फॉर्मेट में हो, इंटरोगेटिव में हो, WH इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, देखा कैसे हमने चेंज किया इसको सबको डिक्लेरेटिव में? बस इस फॉर्मेट में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये रहा, तो ये सब्जेक्ट कैसे अकॉर्डिंगली चेंज होगा? आई। फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका पास्ट सब्स्टिट्यूट वाज अ ग्रेट फूल। Now come to second one. Neha said how beautiful the baby is. Now do yourself. Neha exclaimed that. अब देखिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक देखने में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है और ये क्लियर है कि बड़ा एक अजीब से स्ट्रक्चर में सेंटेंस लिखा हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज, हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में आ रहा है। ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी के फॉर्मेट में ये ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जब इसको हमें चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसको एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर देना है डिक्लेरेटिव का, सारे नोट्स को फॉलो करते हुए। नेहा एक्सक्लेम दैट। ओके, अब यहां हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है द बेबी। द बेबी, इसके बदले में क्या होगा? वॉज। हाउ के लिए? वेरी ब्यूटिफुल। द बेबी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। फुल स्टॉप। देखो कैसे चेंज करोगे। नेहा सेड हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज। आंसर इज नेहा एक्सक्लेम्ड दैट द बेबी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सैड के बदले एक्सक्लेम्ड यूज कर लिया, दैट ऐसे कंजंक्शन यूज कर लिया, रूल 2 को फॉलो कर दिया, और सबसे बड़ी बात, एक्सक्लेमेटरी को हमने डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर दे दिया। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। लास्टली, द ब्रिगेडियर सेड टू द सोल्जर्स, वेल डन, यू फॉट ब्रेवली। अब ये क्या है? ये हौसला अफजाई है। वेल डन, शाबाश, ग्रेट जॉब, ये सब क्या है? शाबाशी है। यानी किसी के काम को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, और खुशी मन से उसकी तारीफ कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपलॉड। अपलॉड का मतलब हौसला अफजाई करना, टू प्रेज समवन। इसीलिए एक एक्सप्रेशन और है एक्सक्लेमेटरी में, फोर्थ वन, दैट इज अपलॉडेड। तो यहां पर हम यूज करेंगे वो वाला एक्सप्रेशन जो सबसे लास्ट में है, वो ये है, द ब्रिगेडियर अपलॉडेड द सोल्जर्स The brigadier applauded the soldiers. अब सवाल यह है कि कैसे अपलोड किया। ये एक एक्सेप्शनल सेंटेंस है, इसको आप स्टार मार्क कर लें। ये एक एक्सेप्शनल सेंटेंस है जहां पे एक एडिशन होता है। ये बाकी सारे सेंटेंसेस से, एक्सप्रेशन से डिफरेंट है। जब कभी भी आप अपलोडेड का यूज करेंगे तो ये भी मेंशन करना होगा कि कैसे अपलोड किया, क्या कह के अपलोड किया। ये एक यूनिक सेंटेंस है, मेक स्टार मार्क, क्योंकि यहां पे एक एडिशनल वर्ड ऐड होने जा रहा है। द ब्रिगेडियर अपलॉडेड द सोल्जर्स।
saying that, अब ये एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज हुआ है saying, ये कह के अपलोड किया। अपलोड में अपलॉडेड में फर्क है। अपलॉडेड मतलब तारीफ करना, हौसला अफजाई करना। द ब्रिगेडियर अपलॉडेड द सोल्जर्स सेइंग दैट, अब यू फॉट ब्रेवली, ये यू किसके लिए यूज हुआ है? सोल्जर्स के लिए। सोल्जर्स प्लूरल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस डिक्लेरेटिव टेंस पास्ट सिंपल, यू फॉट ब्रेवली, सब्जेक्ट V2, यहां पे एडवर्ब, सब्जेक्ट V2 का कॉम्बिनेशन है तो पास्ट सिंपल है। तो कैसे चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। सेइंग दैट, यू के बदले में हम यूज करेंगे दे हैड फॉट ब्रेवली, दे हैड फॉट ब्रेवली। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लें। और जो भी एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे कराता हूँ वो एग्जाम्पल्स में से 80% क्वेश्चंस मींस 8 आउट ऑफ 10 और 4 आउट ऑफ 5 किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी एग्जाम्पल्स हम करते हैं उसको सीरियसली लेना है आपको, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक यार्ड स्टिक है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आज हम लोगों ने फिनिश कर लिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। In the next video, in the next lecture, we will study about the optative sentences and the miscellaneous sentences, जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप यू वुड हैव गॉट इट वेल, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट रातों रात या अचानक से डेवलप नहीं होती है, यू हैव टू वर्क डिलीजेंटली, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करना होगा। बहुत आसान है एंड आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू इट। फोकस हमें अपने टारगेट पे रखना है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। तो एंट्रेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखना है। आप लास्ट जैसे क्वेश्चन देखें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन है उस क्वेश्चन में, फिर उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है ना। वी आर हियर विथ फॉर यू ओनली, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।